एल्काइन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, यानी त्रिबंध पाया जाता है। तो इन एल्काइन के बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे कि एल्काइन होते क्या है, किस तरीके से इनके बंध की प्रकृति होती है, साथ ही साथ इनके विरचन की विधियाँ और गुणधर्मों का हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, एल्काइन, देखिए बच्चों, एल्काइन त्रिआबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एल्काइन होते क्या है। तो एल्काइन क्या होते हैं? त्रिआबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध, जिसे हम बोल सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। क्लियर है? आगे देखिए, इनका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। देखिए बच्चों, ये इनका सामान्य सूत्र होता है एल्काइन का, जो आपको पता होना चाहिए। एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य एथाइन होता है। देखिए बच्चों, जो हमारी एल्काइन श्रेणी होती है, यानी जो हम एल्काइन अभी पढ़ने जा रहे हैं, इसका प्रथम सदस्य एथाइन होता है। देखिए जो समझे, यहाँ पर एथाइन होता है C2H2, ये हमारा क्या है, एथाइन। C2H2 को एथाइन कहा जाता है। तो देखिए, एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य एथाइन होता है, जिसे एसिटिलीन भी कहा जाता है। और क्या कह सकते हैं हम इसे? एसिटिलीन। इसीलिए यह परिवार एसिटिलन परिवार के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? यानी जो हमारी जो एल्काइन श्रेणी है, या हम बोल सकते हैं कि जो एल्काइन फैमिली है, उसे हम एसिटिलन परिवार के नाम से भी जान सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, एल्काइनों का IUPAC नामकरण। तो देखिए बच्चों, अब हम इनके IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिए, एल्काइनों में अनुलग्न आयन का प्रयोग होता है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा अनुलग्न लगाया जाता है, आयन। एल्काइनों के कार्बन पर sp संकरण पाया जाता है। देखिए बच्चों, एल्काइन में जो कार्बन होता है, देखिए अभी हमने देखा ना कि एल्काइन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। और अगर हम बात करें एथाइन के बारे में, तो देखिए एथाइन हो जाएगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन, ये होता है हमारा एथाइन। तो देखिए बच्चों, होता क्या है कि जो हमारे एल्काइन है, उनमें कार्बन पर, जो ये कार्बन है, इन पे क्या संकरण पाया जाता है, sp संकरण पाया जाता है। और देखिए अब हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं और उनको किस तरीके से IUPAC में लिखा जाता है, यानी उनका किस तरीके से IUPAC नामकरण किया जाता है, उस पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, तो ध्यान दीजिए, इसके कुछ उदाहरण निम्न प्रकार से हैं। तो देखिए, उदाहरण को समझने की कोशिश कीजिएगा, इससे हमें इनके नामकरण को समझने में आसानी होगी। देखिए बच्चों, यह हमें दिया हुआ है, कोई एल्काइन दिया हुआ है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, इसका नाम क्या होगा? तो देखिए बच्चों, यहाँ पे 1 और 2, 2 कार्बन है और हमें पता है कि 2 कार्बन के लिए हम लोग एथ काम में लेते हैं। ठीक है, तो एथ और एथ में हम लोग लगा देंगे आइन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथाइन। यानी जो हमें दिया हुआ है कंपाउंड, इसका IUPAC नाम क्या हो गया, एथाइन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से देखिए बच्चों, इसको देखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, हमें इसको नाम देना है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो इस श्रृंखला में देखिए बच्चों 3 कार्बन है, यानी ये जो हमें सीधी चेन दी हुई है, इसमें 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए हम लोग प्रोप काम में लेते हैं और प्रोप में हम लोग लगा देंगे आइन, तो ये क्या हो गया, प्रोपाइन। क्या हो गया इसका IUPAC नाम, प्रोपाइन। क्लियर है? ऐसे ही देखिए अगला उदाहरण देखिए, CH3 फिर बॉन्ड है C, ट्रिपल बॉन्ड है, फिर कार्बन C है, फिर सिंगल बॉन्ड है और CH3, यानी कहने का मतलब है ये और ये तो सिंगल बॉन्ड है और इन दोनों कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो देखिए बच्चों, इस लंबी श्रृंखला में, यानी जो ये सीधी चेन हमें दी हुई है, इसमें क्या है, 4 कार्बन है। देखिए 1 2 3 4 कार्बन है और हमें पता है 4 कार्बन के लिए हम लोग ब्यूट काम में लेते हैं। ठीक है, अब इस 4 कार्बन में हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ट्रिपल बॉन्ड कहाँ उपस्थित है। तो देखिए हम गिनती करेंगे, यहाँ से गिनती करेंगे 1 2 3 4। तो देखिए बच्चों 2 नंबर के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो हम इसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, इसका IUPAC नाम हो जाएगा ब्यूट 2 आइन। क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 आइन, क्योंकि 2 नंबर के बाद यहाँ पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2 आइन। क्लियर है? चलिए आगे देखिए,
अब बात करेंगे एल्काइनों में समावेता के बारे में। देखिए बच्चों, अब हम इसमें समावेता के बारे में बात करेंगे कि एल्काइनों में किस किस प्रकार की समावेता पाई जाती है। और सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें श्रृंखला समावेता के बारे में। तो देखिए, ऐसी समावेता जिसमें त्रिआबंध की स्थिति तो समान रहती है परंतु कार्बन श्रृंखला बदलती रहती है। देखिए बच्चों, श्रृंखला समावेता यानी नाम से ही हमें पता लग रहा है श्रृंखला समावेता, यानी जिसमें क्या होता है, जो श्रृंखला होती है वो अलग अलग होती है। और देखिए बच्चों, समावेता के बारे में हम लोगों ने सबने पहले पढ़ा है कि समावेता क्या होती है। भाई, दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन उनमें जो व्यवस्था होती है, या तो बंधों की व्यवस्था हो सकती है या जुड़े हुए समूहों की व्यवस्था होती है, वो भिन्न भिन्न होती है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, समावयवी। और इस प्रकार की परिघटना को ही समावेता कहा जाता है। तो ये हम परिभाषा बहुत अच्छे से पढ़ के आए हुए हैं। अगर हम एल्काइनों की बात करें और एल्काइनों में भी हम सबसे पहले श्रृंखला समावेता की बात करें तो श्रृंखला समावेता में क्या होती है, जो इनकी श्रृंखला होती है वो अलग अलग होती है। तो देखिए, इसमें होता क्या है कि त्रिआबंध की स्थिति तो समान रहती है लेकिन कार्बन श्रृंखला बदलती रहती है। तो देखिए, इसको हम उदाहरण से समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, उदाहरण देखिए, उदाहरण से हम बहुत अच्छे से श्रृंखला समावेता समझ सकते हैं कि किस तरीके से एल्काइनों में श्रृंखला समावेता पाई जाती है। तो देखिए, यहाँ पर C5H8 के श्रृंखला समावयवी, यानी ये हमें कोई एल्काइन दिया हुआ है, 5 कार्बन का है ये, और इसमें हमें श्रृंखला समावयता बतानी है कि इसके कितने समावयवी बनते हैं। तो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, एक तो बनेगा ये पेंट 1 आइन, दूसरा बनेगा 3 मेथिल ब्यूट 1 आइन। देखिए बच्चों, समझिए, ये जो दोनों है, ये 1 नंबर और 2 नंबर, ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है, श्रृंखला समावयवी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए, इसमें ये एक ही श्रृंखला है, ये सीधी श्रृंखला, जिसमें 1 2 3 4 5, 5 तो क्या है इसमें, कार्बन, 5 तो क्या है इसमें, कार्बन। और हाइड्रोजन की बात करें तो 3 2 5, 5 और 2 7 और 1 8, यानी 8 इसमें क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, यानी ये पेंट 1 आइन, इसका अगर हम अणुसूत्र की बात करें तो इसका जो सामान्य सूत्र होगा वो C5H8 होगा। ठीक है भाई, हम इसी की तो बात कर रहे हैं, C5H8 के बारे में। तो एक तो ये इसका श्रृंखला समावयवी हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरी देखिए ये वाला अणु हो सकता है, यानी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए इसकी मुख्य श्रृंखला में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 4 ही कार्बन है। भाई पूरे अणु में देखिए बच्चों, इस पूरे अणु में तो 5 कार्बन है। देखिए 1 2 3 4 5, यानी अगर हम इस पूरे अणु की बात करें तो पूरे अणु में तो 5 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन है। लेकिन अगर हम इसमें मुख्य श्रृंखला की बात करें, सीधी चेन की बात करें, तो देखिए इसकी मुख्य श्रृंखला में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 2 3 4, 4 ही क्या है, कार्बन है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए इसमें भी 1 नंबर के कार्बन के बाद ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इसमें भी 1 नंबर के कार्बन के बाद ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है भाई, जब गिनती करेंगे तो यहाँ से गिनती करेंगे 1 2 3 4 5, इसमें भी गिनती यहाँ से होगी 1 2 3 4। तो देखा आपने कि इसमें भी 1 नंबर के बाद ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इसमें भी 1 नंबर के बाद ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, यानी जो त्रिबंध है उसकी स्थिति तो समान है लेकिन जो मुख्य श्रृंखला है वो अलग अलग है। इसमें 5 कार्बन की श्रृंखला मुख्य है और इसमें 4 कार्बन की श्रृंखला मुख्य है। और देखिए इसका नाम क्या है, 3 मेथिल ब्यूट 1 आइन। तो ये जो दोनों है ये एक दूसरे के क्या हो गए, श्रृंखला समावयवी। क्लियर है बच्चों, आगे देखिए। अब दूसरी देखिए स्थिति समावेता। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे स्थिति समावेता के बारे में। देखिए इस प्रकार की समावेता में समावयवियों के त्रिआबंध की स्थिति में भिन्नता होती है। देखिए बच्चों, होता क्या है कि जो स्थिति समावेता होती है उसमें क्या होता है, त्रिआबंध की स्थिति में भिन्नता होती है। यानी होता क्या है यहाँ पे कि जो त्रिआबंध होते हैं, यानी जो अलग अलग अणुओं की हम लोग बात करेंगे तो अलग अलग अणुओं में क्या होगा, त्रिआबंध की जो स्थिति होगी वो अलग अलग होगी। तो देखिए हम उदाहरण से स्थिति समावेता को भी अच्छे से समझ सकते हैं कि किस तरीके से एल्काइनों में स्थिति समावेता पाई जाती है। तो देखिए उदाहरण देखिए बच्चों, C4H6 के स्थिति समावयवी, यानी हम बात करेंगे यहाँ पे C4H6 के बारे में, यानी ये जो हमें अणुसूत्र दिया हुआ है इसके कितने स्थिति समावयवी बनते हैं। तो देखिए इसके ये 2 स्थिति समावयवी बनेंगे, एक तो बनेगा ब्यूट 1 आइन, एक बनेगा ब्यूट 2 आइन। और देखिए बच्चों ध्यान से देखेंगे तो देखिए इस
सीधी श्रृंखला में भी 4 कार्बन है, इस सीधी श्रृंखला में भी कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। देखिए 1 2 3 4 4 कार्बन है। यहाँ पे भी देखिए 1 2 3 4 4 कार्बन है। यानी इन दोनों अणुओं के बारे में हम लोग बात करें, यानी ब्यूट 1 आयन और ब्यूट 2 आयन की अगर हम लोग बात करें तो इन दोनों में ही 4 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। ठीक है, लेकिन अगर हम ध्यान से इनकी स्थिति को देखें, यानी अगर हम इसमें ट्रिपल बॉन्ड की स्थिति को देखें तो देखिए इसमें 1 नंबर के बाद ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है और इसमें 2 नंबर के बाद ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि त्रिबंध की स्थिति अलग अलग है। इसे कहते हैं ब्यूट 1 आयन, यानी इसका IUPAC नाम होगा ब्यूट 1 आयन और इसका होगा ब्यूट 2 आयन। ठीक है, तो आपको स्थिति समावेता समझ में आई। चलिए आगे देखिए। अब देखिए तीसरा, देखिए क्रियात्मक समूह समावेता। तो देखिए बच्चों, एल्काइन तथा डाईईन आपस में क्रियात्मक समूह समावयवी होते हैं, यानी जो एल्काइन होते हैं और डाईन होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? क्रियात्मक समूह समावयवी। और देखिए उदाहरण से समझ लीजिए इसे भी। देखिए उदाहरण देखिए, C4H6 के क्रियात्मक समूह समावयवी। तो देखिए कितने समावयवी होंगे? ये 2। पहला तो होगा ब्यूट 1 आयन और दूसरा होगा ब्यूट 1 3 डाईईन। देखिए बच्चों समझिए, यहाँ पर इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखेंगे दोनों में ही 4 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। क्लियर है, यानी दोनों के अणुसूत्र समान है। लेकिन देखिए इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, यानी अगर हम इस पहले नंबर वाले की बात करें तो ब्यूट 1 आयन, यानी ये तो है एल्काइन, ये कोई एल्काइन है और ये क्या है? कोई डाईईन। ठीक है, यानी ये एक दूसरे के क्या हो गए? क्रियात्मक समूह समावयवी। इसमें तो क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, और इसमें देखिए 2 क्या है? डबल बॉन्ड। क्लियर है बच्चों, आ रहा है समझ में यहाँ तक का? आगे देखिए चौथा, देखिए वलय श्रृंखला समावेता। देखिए बच्चों, एल्काइन परिवार के सदस्य साइक्लोएल्किनों के साथ वलय श्रृंखला समावेता भी प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए कि जो एल्काइन परिवार के सदस्य होते हैं वो साइक्लोएल्किन के साथ में क्या प्रदर्शित करते हैं? वलय श्रृंखला समावेता। और देखिए उदाहरण देखिए इसका, C3H4 के समावयवी, यानी हम बात करेंगे C3H4 के कितने समावयवी बनते हैं? तो देखिए पहला देखिए प्रोपाइन, पहला तो बनता है प्रोपाइन और दूसरा बनता है ये साइक्लोप्रोपीन। और ध्यान से देखेंगे तो दोनों में ही 3 तो कार्बन है और 4 क्या है? हाइड्रोजन। ये हो गया प्रोपाइन, ये हो गया साइक्लोप्रोपीन। क्लियर है बच्चों? तो आपको समावेता समझ में आई होगी। चलिए आगे देखिए। अब देखिए एल्काइन की संरचना। तो देखिए बच्चों, समावेता के बाद हम लोग बात करेंगे एल्काइन की संरचना के बारे में। और देखिए एल्काइन की संरचना को बहुत ध्यान से समझिएगा, कभी कभी परीक्षा में ये संरचना पूछ ली जाती है। तो देखिए एसिटिलीन अणु की आकृति रेखीय होती है। अब देखिए बच्चों, अगर हमें एल्काइन की संरचना समझनी है तो हम इसके सबसे छोटे सदस्य की बात करेंगे जिसे हम एसिटिलीन या एथाइन कहते हैं। और मैंने आपको बताया था इसका सूत्र होता है C2H2। देखिए बच्चों, सबसे छोटा एल्काइन है जिसे हम एसिटिलीन भी कह सकते हैं या एथाइन भी कह सकते हैं। तो हम इसकी आकृति के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए जो एसिटिलीन अणु होता है उसकी आकृति कैसी होती है? रेखीय आकृति होती है। त्रिकबंध युक्त कार्बन परमाणु sp संकृत होता है। और देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो त्रिकबंध युक्त कार्बन परमाणु है उसमें कौन सा संकरण पाया जाता है? sp संकरण। तो देखिए बच्चों यहाँ पे समझिए से, देखिए इस तरीके से हमारा जो एथाइन है या हम बोल सकते हैं कि जो हमारा एसिटिलीन का जो अणु है उसकी देखिए इस तरीके से रेखीय संरचना होती है। उसकी रेखीय संरचना हो गई और इसमें होता क्या है? जो ये दोनों कार्बन है, जो कार्बन आपस में ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं तो दोनों कार्बन में ही sp संकरण पाया जाता है। इसमें भी sp संकरण और इसमें भी sp संकरण पाया जाता है। आकृति कैसी होगी? रेखीय होगी। और देखिए बच्चों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कार्बन कार्बन के बीच में जो ये त्रिकबंध है, जो ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें देखिए एक तो होता है सिग्मा बंध, एक तो होता है सिग्मा बंध और इसमें 2 क्या होते हैं? पाई बंध, जिसमें पाई 1 और पाई 2, पाई 1 और पाई 2 के नाम से बता सकती हूँ। यानी कहने का मतलब है कि जब हम इसकी संरचना की बात करते हैं या इसकी जो रेखीय संरचना के बारे में हम पढ़ते हैं तो हमें ये पता लगता है कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इस ट्रिपल बॉन्ड में एक तो होता है सिग्मा बंध और 2 क्या होते हैं? पाई बंध।
ठीक है, यानी एक सिग्मा बंध है, 2 पाई बंध है। साथ ही देखिए इस कार्बन से जो ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ये भी सिग्मा बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन से जो ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ये भी सिग्मा बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है। यानी कुल मिलाकर अगर हम इस एसिटिलीन अणु की बात करें तो इस एसिटिलीन अणु में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 2 3 3 तो क्या हो गए सिग्मा बंध। देखिए इसमें 3 तो क्या हो गए सिग्मा बंध हो गए, सिग्मा बंध, ठीक है। और अगर ध्यान से देखेंगे 1 और 2 यानी 2 इसमें क्या होते हैं पाई बंध होते हैं। तो ये हमने बात की हमारे एसिटिलीन अणु की। देखिए बच्चों ये हमारे एसिटिलीन अणु या एथाइन अणु के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। यानी इसकी संरचना में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 2 3 3 तो सिग्मा बंध होते हैं, और 1 और 2 इसमें क्या होते हैं पाई बंध। क्लियर है। आगे देखिए यहाँ 2 पाई तथा 3 सिग्मा बंध होते हैं। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि 3 तो क्या होते हैं सिग्मा बंध, 2 होते हैं पाई बंध। क्लियर है। चलिए आगे देखिए। अब देखिए बच्चों एक बार हम ये समझ लेते हैं कि किस तरीके से इसमें संकरण पाया जाता है और किस तरीके से अतिव्यापन के द्वारा बंधों का निर्माण होता है। तो देखिए बच्चों होता क्या है, भाई मैंने आपको अभी अभी समझाया था कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। देखिए बच्चों मैंने अभी अभी आपको ये समझाया था कि होता क्या है हमारे एथाइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, और इन दोनों कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है। और कार्बन कार्बन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें एक तो होता है सिग्मा बंध और 2 क्या होते हैं पाई बंध। ठीक है। तो अब हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से इसका निर्माण होता है या इसकी रेखीय संरचना किस तरीके से बनती है और किस तरीके से इसमें पाई बंध बनते हैं। तो देखिए क्या होता है, देखिए बच्चों ये इस कार्बन का, ये जो कार्बन है इस कार्बन का ये sp संकृत कक्षक है। देखिए समझिए यहाँ पर इस एक कार्बन का ये sp संकृत कक्षक है और ये दूसरे कार्बन का sp संकृत कक्षक है। ठीक है। और ये दोनों sp संकृत कक्षक आपस में sp देखिए यहाँ पे अतिव्यापन हो रहा है। कौन सा अतिव्यापन हो रहा है, sp। देखिए बच्चों वापस ध्यान दीजिए, होता क्या है इस कार्बन का sp संकृत कक्षक और इस कार्बन का sp संकृत कक्षक। ठीक है। तो ये आपस में क्या करते हैं, sp अतिव्यापन के द्वारा सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं। ठीक है। जिससे क्या हुआ, कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बंध का निर्माण हो गया। क्लियर है, आया समझ में आपको। तो इसमें होता क्या है, sp अतिव्यापन से कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बंध का निर्माण हो जाता है। और इसी तरीके से देखिए इस कार्बन के sp संकृत कक्षक से जो हाइड्रोजन का 1s कक्षक है वो अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बना लेता है। तो देखिए हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में सिग्मा बंध बन गया, यानी कार्बन और ये हाइड्रोजन के बीच में देखिए सिग्मा बंध बन गया। और इसी तरीके से देखिए समझिए यहाँ पर, इसी तरीके से देखिए बच्चों इस कार्बन और ये हाइड्रोजन यानी कार्बन का sp संकृत कक्षक और हाइड्रोजन का 1s कक्षक, इनके बीच में अतिव्यापन से भी सिग्मा बंध बन गया। यानी इस तरीके से देखिए सिग्मा बंध बन गया। ठीक है। देखिए बच्चों समझे यहाँ पर मैं आपको ये समझा रही हूँ कि किस तरीके से कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बंध बनता है और किस तरीके से कार्बन हाइड्रोजन और इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बंध बनता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। भाई होता क्या है, इस कार्बन और इस कार्बन के जो sp संकृत कक्षक है वो आपस में sp अतिव्यापन करते हैं, जिससे दोनों कार्बन के बीच में सिग्मा बंध का निर्माण होता है। क्लियर है। उसके बाद क्या होता है, इसका sp संकृत कक्षक और हाइड्रोजन का 1s कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं, जिससे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बंध बनता है। और सेम इसी तरीके से इस कार्बन का sp संकृत कक्षक और इस हाइड्रोजन का 1s कक्षक ये भी आपस में क्या करते हैं, अतिव्यापन करते हैं, और यहाँ भी इन दोनों के बीच में सिग्मा बंध का क्या होता है, निर्माण होता है। क्लियर है। तो ये आपको बात समझ में आई होगी कि किस तरीके से यहाँ पे सिग्मा बंध बनते हैं। अब आगे हम बात करेंगे पाई बंध के बारे में कि पाई बंध का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए बच्चों इसमें होता क्या है, कार्बन पे भाई हम लोगों को पता है ना p कक्षक 3 होते हैं, px py pz। ठीक है। तो देखिए बच्चों हुआ क्या कि भाई जो pz थे, जो pz कक्षक है उन्होंने तो sp संकरण में भाग लिया, यानी sp संकरण के थ्रू उन्होंने सिग्मा बंध का निर्माण कर लिया। यहाँ पे देखिए बच्चों वापस समझिए, भाई जो pz कक्षक थे उन्होंने तो क्या किया, sp संकरण में भाग ले लिया, वो तो संकृत हो गए। और बचे जो 2 p कक्षक यानी जो 2px बचे और जो 2py बचे, यानी जो px और py जो बच गए हैं, या कह सकते हैं हम जो असंकृत p
कक्षक बचे हैं वो असंकृत पी कक्षक क्या करते हैं, आपस में समपार्श्विक अतिव्यापन करते हैं। देखिए समझिए, यहाँ पर ये कार्बन है, इस कार्बन पे देखिए एक असंकृत कक्षक तो ये है 2px और एक असंकृत कक्षक ये है जिसको नाम दे दिया 2py। ठीक है, ये तो हो गया 2px, ये हो गया 2py। इसी तरीके से इस कार्बन की बात करें तो इस पे भी देखिए ये तो है 2px, ठीक है 2px है, और ये क्या है 2py। तो ये हो गए असंकृत पी कक्षक, और ये असंकृत पी कक्षक क्या करते हैं, आपस में समपार्श्विक अतिव्यापन करते हैं। और देखिए बच्चों, ये जो 2px ठीक है, ये तो पृष्ठ के तल में है, ठीक है, और जो 2py इससे जो ये पाई बंध बनेगा, समझिए बच्चों, इस 2px और इस 2px के जो समपार्श्विक अतिव्यापन से जो पाई बंध बनता है पृष्ठ के तल में है। और ये देखिए, ये जो 2py और 2py, देखिए 2py और 2py ये इससे हो रहा है समपार्श्विक अतिव्यापन, इससे और इससे, इनके बीच में समपार्श्विक अतिव्यापन हो रहा है, जिससे पाई बंध जो बना वो पृष्ठ के तल के नीचे होता है। इसी तरीके से देखिए, इनकी जो नीचे वाली लोब है वो भी भाग लेगी, भाई समपार्श्विक अतिव्यापन हो रहा है यहाँ पे। तो देखिए 2py और 2py, तो ये जो पाई बंध बना है ये पृष्ठ के तल के ऊपर होता है, और इसी तरीके से इस 2px और 2px की इन लोब्स के बीच में जब समपार्श्विक अतिव्यापन होता है तो बनने वाला पाई बंध पृष्ठ के तल में होता है। तो कुल मिलाकर आपको समझ में आया ना भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो 2px से जब समपार्श्विक अतिव्यापन हो रहा है तो बनने वाले पाई बॉन्ड पृष्ठ के तल में है, ठीक है, जबकि 2py के समपार्श्विक अतिव्यापन से बनने वाले जो पाई बॉन्ड है वो पृष्ठ के तल के क्या है, नीचे, ठीक है। और इसी तरीके से क्या होता है, ये जो सिग्मा बंध है, कार्बन कार्बन के बीच में जो सिग्मा बंध बना है, इसके ऊपर और नीचे क्या होता है, पाई बंध का निर्माण होता है। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में एक तो होता है सिग्मा बंध और दो होते हैं पाई बंध, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इससे आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से सिग्मा बंध बनते हैं और किस तरीके से पाई बंध, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए एसिटिलीन में HCC आबंध कोण 180 डिग्री का होता है। अब देखिए बच्चों, समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पे अगर हम एसिटिलीन की बात करें, ठीक है, देखिए ये इसकी संरचना हो गई, यानी एसिटिलीन जिसे हम एथाइन भी कह रहे हैं। तो देखिए बच्चों, उसमें होता क्या है, इसमें जो HCC यानी ये जो बंध कोण होता है ये 180 डिग्री का होता है। कितना होता है, 180 डिग्री का। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की बंध लंबाई 120 पिकोमीटर होती है। और देखिए बच्चों, कार्बन कार्बन के बीच की जो ये बंध लंबाई है ये कितनी होती है, 120 पिकोमीटर। आगे देखिए, इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु के पास कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन आबंध तथा तल के लंबवत असंकृत पी कक्षक होते हैं। ये मैंने अभी आपको समझाया, भाई हमने समझा ना पीछे संरचना में ये कि प्रत्येक कार्बन के पास कार्बन कार्बन आबंध और तल के लंबवत क्या होते हैं, असंकृत पी कक्षक होते हैं। एक कार्बन परमाणु का 2p कक्षक दूसरे के समांतर होता है, जो समपार्श्विक अतिव्यापन करके दो कार्बन परमाणुओं के मध्य दो पाई बंध बनाते हैं, ठीक है। ये भी हमने समझ लिया अभी। अब देखिए एल्काइन का विरचन। देखिए बच्चों, अब हम बात करेंगे एल्काइन के विरचन के बारे में। देखिए पहला है कैल्शियम कार्बाइड से, यानी किस तरीके से हम कैल्शियम कार्बाइड से एल्काइन का निर्माण कर सकते हैं। देखिए, जल के साथ कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया द्वारा औद्योगिक रूप से एथाइन बनाई जाती है। समझिए बच्चों, यहाँ पे कि हम एल्काइन के विरचन की बात कर रहे हैं, और सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कैल्शियम कार्बाइड से किस तरीके से हम एल्काइन बना सकते हैं। तो देखिए बच्चों, जल के साथ कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया द्वारा औद्योगिक रूप से हम इस वाली एल्काइन को यानी एथाइन को बना सकते हैं। और देखिए, कोक तथा बिना बुझे चूने को गर्म करके कैल्शियम कार्बाइड बनाया जाता है। अब हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कैल्शियम कार्बाइड कैसे बनता है। तो देखिए, कोक और बिना बुझे हुए चूने को जब गर्म किया जाता है तो उनसे सबसे पहले क्या बनता है, कैल्शियम कार्बाइड बनता है, और इस कैल्शियम कार्बाइड को काम में लेकर औद्योगिक रूप से एथाइन का निर्माण किया जाता है। तो देखिए बच्चों, चूना पत्थर से निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा बिना बुझा चूना प्राप्त होता है। तो देखिए बच्चों, ये क्या है, CaCO3 चूना पत्थर है,
ठीक है। चूना पत्थर को क्या किया, गरम किया। देखिए जो समझे यहाँ पर, चूना पत्थर को गरम किया, ये CaO यानी ये हमें बिना बुझा हुआ चूना और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो गई, ठीक है। अब जो हमें CaO बिना बुझा चूना प्राप्त हुआ है, इसकी अभिक्रिया जब हम कोक के साथ करवाते हैं, भाई हमने पढ़ा ना अभी कि कोक और बिना बुझे चूने को गर्म करके ही कैल्शियम कार्बाइड बनाया जाता है। तो सबसे पहले देखिए हमें ये बिना बुझा चूना प्राप्त हो गया। अभी बिना बुझा हुआ चूना CaO और कोक यानी 3C, कोक है 3C, इनको अगर हम गर्म करेंगे, देखिए ये गर्म का साइन है हीटिंग का, इसको गर्म करेंगे तो हमें CaC2 यानी ये हमें क्या प्राप्त हो गया, कैल्शियम कार्बाइड प्राप्त हो गया और साथ में CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। और देखिए बच्चों जो हमें ये कैल्शियम कार्बाइड प्राप्त हुआ है, जो कैल्शियम कार्बाइड प्राप्त हुआ है CaC2, इसकी अभिक्रिया हम जल के साथ करवाते हैं। और देखिए ये औद्योगिक प्रक्रिया होती है और इसकी अभिक्रिया कैल्शियम कार्बाइड के जल के साथ करवाने पर देखिए C2H2 हमें क्या प्राप्त हो गई, एथाइन। ये एथाइन प्राप्त हो गई और साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी क्या हो गया, निर्माण। क्लियर है। तो ये औद्योगिक विधि आपको समझ में आई होगी। इस तरीके से एथाइन का क्या किया जा सकता है, निर्माण। ठीक है, आगे देखिए। अब दूसरा देखिए, डाई हैलाइडों के विहाइड्रोहैलोजनीकरण द्वारा। देखिए बच्चों हम दूसरी अभिक्रिया पढ़ेंगे कि डाई हैलाइडों के विहाइड्रोहैलोजनीकरण से किस तरीके से एल्काइन बनते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, विसिनल डाई हैलाइडों को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर एल्केनाइल हैलाइड प्राप्त होते हैं। देखिए जो समझे यहाँ पर बात हो रही है विसिनल डाई हैलाइड, यानी विसिनल डाई हैलाइड ऐसे डाई हैलाइड होते हैं जिनमें पास पास वाले कार्बन पर हैलोजन उपस्थित होती है। ठीक है, यानी इस तरीके से देखिए कोई मान लीजिए कार्बन श्रृंखला है और उसमें पास पास वाले कार्बन पर ही हैलोजन उपस्थित है। इस प्रकार के जो डाई हैलाइड होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, विसिनल डाई हैलाइड। तो इसमें होता क्या है कि जो विसिनल डाई हैलाइड है उनकी अभिक्रिया सबसे पहले अल्कोहलिक KOH के साथ करवाते हैं, यानी इन्हें गर्म करते हैं तो हमें एल्केनाइल हैलाइड प्राप्त होते हैं। और ये जो एल्केनाइल हैलाइड है ये सोडामाइड के साथ अभिक्रिया कर एल्काइन देते हैं। देखिए अभिक्रिया को समझिए, अभिक्रिया से हम इसे समझ सकते हैं कि किस प्रकार से एल्काइन बनती है। यहाँ पे देखिए बच्चों ये हमें दिया हुआ है कोई विसिनल डाई हैलाइड, ठीक है। देखिए इस कार्बन पर और इस कार्बन पर ये ब्रोमीन जुड़ी हुई है, ये है 1,2 डाई ब्रोमो एथेन। इसकी अभिक्रिया अल्कोहलिक KOH के साथ करवा रहे हैं, यानी गर्म कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों क्या होगा जब इसकी अभिक्रिया हम अल्कोहलिक KOH की अभिक्रिया 1,2 डाई ब्रोमो एथेन के साथ करवाएंगे तो देखिए ये पोटेशियम, ये K और ये Br, KBr के रूप में बाहर निकल जाएगी। ठीक है, ये KBr के रूप में बाहर निकल गई और इस कार्बन से जो ये हाइड्रोजन है, जो एक हाइड्रोजन है, ये इस OH के साथ जल के रूप में बाहर निकल जाएगी। देखिए बच्चों वापस समझिए, भाई जो 1,2 डाइब्रोमो एथेन है इसमें क्या होगा, ये K और ये Br, KBr के रूप में बाहर निकल गई और ये OH, भाई हमें पता है ना ये कैसे टूटता है, K प्लस और OH माइनस। ठीक है, तो ये K प्लस यानी K और Br, KBr के रूप में बाहर निकल गई और ये OH माइनस और इस कार्बन से जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये आपस में क्या बना लेंगे, जल बना लेंगे। और इस तरीके से क्या हुआ, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हुआ, भाई इस कार्बन से तो हैलोजन बाहर निकल गई और इस कार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकल गया, यानी ये क्या हो गया, विहाइड्रोहैलोजनीकरण हो गया। और साथ में देखिए क्या बना, वाइनिल ब्रोमाइड बन गया, यानी कार्बन कार्बन के बीच में अब डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, वाइनिल ब्रोमाइड। इस वाइनिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडामाइड NaNH2 के साथ हम लोग करवाएंगे। तो देखिए ये जो ब्रोमीन है ये NaBr, भाई हमें पता नहीं ये कैसे टूटता है, सोडामाइड टूटता है Na प्लस और NH2 माइनस का। तो क्या होगा, ये जो Br है ये सोडियम के साथ NaBr के रूप में बाहर निकल जाएगा और ये जो NH2 है यहाँ, और ये NH2 यहाँ से हाइड्रोजन को H प्लस के रूप में निकाल लेगा, ये NH3 अमोनिया बाहर निकल गई और इस तरीके से कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा और ये देखिए हमारा क्या हो गया, एथाइन का निर्माण। ठीक है बच्चों, तो देखा आपने यहाँ पे क्या हो रहा है, विहाइड्रोहैलोजनीकरण हो रहा है, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन और हैलोजन बाहर निकल रही है और जो हमें लास्ट प्रोडक्ट, जो अंतिम उत्पाद मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, एथाइन। ठीक है, आगे देखिए तीसरा, देखिए टेट्राहैलाइडों के विहैलोजनीकरण द्वारा। अब हम बात करेंगे टेट्राहैलाइडों की। तो देखिए
जब किसी टेट्राहैलाइड को जिंक के साथ गर्म करते हैं तो एल्काइन प्राप्त होते हैं। तो देखिए बच्चों, ये हमें टेट्राहैलाइड दिया हुआ है। देखिए 1 2 3 4 4 हैलोजन जुड़ी हुई है और इसका नाम क्या है 1122 टेट्राब्रोमोएथेन। और इसकी अभिक्रिया जब जिंक के साथ करवा रहे हैं 2Zn, ठीक है, जिंक के साथ गर्म कर रहे हैं, तो देखिए ये 2Zn Br2 बाहर निकल गया और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आके ये एथाइन का क्या हो गया निर्माण। ठीक है बच्चों, आया समझ में आपको? चलिए आगे देखिए। अब हम बात करेंगे एल्काइनों के गुणधर्म के बारे में। तो देखिए बच्चों, हमने एल्काइनों के विरचन की विधियों के बारे में पढ़ लिया है और अब हम इनके गुणधर्म पे चर्चा करेंगे। देखिए भौतिक गुणधर्म, सबसे पहले भौतिक गुणधर्म पढ़ेंगे जिसमें पहला है भौतिक अवस्था। देखिए प्रथम 3 सदस्य गैस, अगले 8 सदस्य द्रव तथा शेष उच्चतर सदस्य ठोस होते हैं। देखिए एल्काइन में क्या होता है, जो प्रथम 3 सदस्य वो गैस, अगले 8 सदस्य द्रव और शेष जो उच्चतर सदस्य होते हैं वो ठोस होते हैं। समस्त एल्काइन रंगहीन होते हैं। कैसे होते हैं? रंगहीन। आगे दूसरा देखिए गंध के बारे में। देखिए एथाइन की अभिलाक्षणिक गंध होती है, अन्य सदस्य गंधहीन होते हैं। देखिए बच्चों, जो एथाइन है उसमें एक अभिलाक्षणिक गंध यानी एक स्मेल पाई जाती है, अभिलाक्षणिक स्मेल, जबकि अन्य सदस्य कैसे होते हैं? गंधहीन। क्लियर है? आगे देखिए तीसरा देखिए विलेयता। एल्काइन दुर्बल ध्रुवीय, जल से हल्के तथा जल में अमिश्रणीय होते हैं, परंतु कार्बनिक विलायकों जैसे ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन में विलय होते हैं। ठीक है। और चौथा देखिए गलनांक तथा क्वथनांक। तो देखिए इनके गलनांक, क्वथनांक तथा घनत्व अणुभार के साथ बढ़ते हैं। क्लियर है बच्चों? आगे देखिए, अब देखिए रासायनिक गुण। तो देखिए बच्चों, अब हम इसके रासायनिक गुणों के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला देखिए एल्काइन के अम्लीय गुण, यानी सबसे पहले हम एल्काइनों के अम्लीय गुण पे चर्चा करेंगे। तो देखिए एथाइन प्रबल क्षार जैसे सोडियम धातु या सोडामाइड के साथ क्रिया करते हैं तथा H2 गैस मुक्त करके सोडियम एसिटिलाइड बनाते हैं। देखिए बच्चों, क्या है, हम बात कर रहे हैं एल्काइन के अम्लीय गुण के बारे में। तो होता क्या है कि जब एथाइन की अभिक्रिया हम क्षार, प्रबल क्षार जैसे सोडियम धातु है या सोडामाइड है इनके साथ करवाते हैं, तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और साथ में सोडियम एसिटिलाइड बनता है। तो देखिए अभिक्रिया, देखिए ये एथाइन है, एथाइन की अभिक्रिया हम क्षार धातु सोडियम के साथ करवा रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए जो समझे यहाँ पर सोडियम एथेनाइड यानी सोडियम एथेनाइड का निर्माण होगा। तो देखिए जो होता क्या है, यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन है, एथाइन की जो हाइड्रोजन है ये H+ के रूप में बाहर निकल जाती है और यहाँ पे कौन जुड़ जाता है, जो सोडियम धातु है वो Na+ के रूप में यहाँ जुड़ जाती है। यानी सोडियम पे तो प्लस होता है और कार्बन पे माइनस। वापस समझिए, देखिए बच्चों होता क्या है, एथाइन है और एथाइन का ये जो हाइड्रोजन है ये H+ के रूप में बाहर निकल जाता है। भैया अम्लीय प्रकृति की बात कर रहे हैं ना हम एथाइन की, या एल्काइन की अम्लीय प्रकृति की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे एथाइन से इस चीज को समझ रहे हैं कि किस तरीके से जो हाइड्रोजन है वो अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, जो ये H कार्बन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है ये H+ के रूप में बाहर निकल जाता है, यानी इस पे प्लस तो कार्बन पे माइनस, और यहाँ पे H+ की जगह ये सोडियम Na+ के रूप में जुड़ जाता है और देखिए ये हाफ H2। ठीक है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई, ये बन गया सोडियम एथेनाइड। इसे क्या बोलेंगे, सोडियम एथेनाइड। और इसी तरीके से देखिए जो ये सोडियम एथेनाइड है जिसमें कार्बन पे माइनस और सोडियम पे प्लस आवेश होता है, ये जो सोडियम एथेनाइड है ये दोबारा जब सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो अब ये वाली हाइड्रोजन H+ के रूप में बाहर निकल जाएगी। देखिए बच्चों, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन ही अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करती है, तो अब ये वाली हाइड्रोजन H+ के रूप में बाहर निकल जाएगी और इसकी जगह Na+ आके जुड़ जाएगा। ये सोडियम आके जुड़ गया, यानी सोडियम पे प्लस कार्बन पे माइनस होता है, इस कार्बन पे माइनस और ये सोडियम पे प्लस, इस तरीके से इन पे आवेश का वितरण होता है। और ये क्या है, हाफ H2 हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। तो देखिए क्या बना, डाई सोडियम एथेनाइड बना।
तो देखा आपने कि जब हमने एथाइन की अभिक्रिया क्षार के साथ करवाई, भाई क्षार के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो रही है, मुक्त हो रही है, ठीक है ना। इसी तरीके से देखिए अब हम इसकी बात करते हैं। ये हमें कोई क्या दी हुई है, ये हमें प्रोपाइन दी हुई है। देखिए बच्चों ये क्या है, प्रोपाइन है। भाई 1 2 3 3 कार्बन है, प्रोपाइन है। प्रोपाइन की अभिक्रिया NaNH2 सोडामाइड के साथ हम लोग इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं, इसकी भी क्षारीय प्रकृति होती है। अब देखिए ध्यान से अगर आप इसको देखेंगे तो केवल इस कार्बन से जुड़ा हुआ ये वाला हाइड्रोजन ही अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। देखिए तो समझिए यहाँ पर, देखिए अगर हम इसकी बात करें प्रोपाइन की तो देखिए इस कार्बन से जुड़ा हुआ जो ये हाइड्रोजन है, भाई ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है और इस कार्बन से जुड़ा हुआ ये हाइड्रोजन ही अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से H+ के रूप में हट जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये H+ के रूप में, ये हाइड्रोजन H+ के रूप में हट जाएगा और इसकी जगह पे ये देखिए हमें पता है ना ये सोडामाइड कैसे टूटता है, Na+ का और NH2- का। तो देखिए यहाँ पे ये जो H है ये H+ के रूप में बाहर निकलेगा, भाई ये जो H है ये H+ के रूप में बाहर निकलेगा और ये H+ इस NH2- के साथ जुड़ के अमोनिया बना लेगा, अमोनिया बन गई। और देखिए जब ये H+ के रूप में बाहर निकलेगा तो इस कार्बन पे माइनस आ जाएगा, यानी इस कार्बन पे Na+ आके जुड़ जाएगा। ये देखिए जुड़ गया ना कार्बन से Na+ और ये क्या बन गया, सोडियम प्रोपेनाइड का क्या हो गया, निर्माण, ठीक है। यानी इस अभिक्रियाओं से हमें ये समझ में आ गया कि जो हमारे एथाइन होते हैं वो कैसे होते हैं, अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। या हम एल्काइन की बात करें तो हमारे जो एल्काइन होते हैं वो अम्लीय प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए ऐसा होता क्यों है। तो देखिए बच्चों एथाइन में sp संकरण होने के कारण S गुण अधिकतम होता है। देखिए बच्चों हमने देखी थी ना एथाइन की संरचना कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और इससे जुड़े हुए होते हैं ये 2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसमें दोनों ही कार्बन में sp संकरण होता है और sp संकरण होने के कारण इसमें जो S कैरेक्टर है या हम बोल सकते हैं जो S गुण है वो अधिकतम होता है, जिसके कारण इसमें उच्च विद्युत ऋणात्मकता होती है। समझिए बच्चों, भाई इसमें S कैरेक्टर या S गुण ज्यादा होने के कारण इसकी उच्च विद्युत ऋणात्मकता होती है और इसी कारण से क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है ये H+ के रूप में बाहर निकल जाता है, यानी CH आबंध अम्लीय गुण रखता है। यानी इसीलिए कार्बन हाइड्रोजन बंध कैसा होता है, अम्लीय या अम्लीय गुण रखता है। क्लियर है, तो ये चीज आपको समझ में आई। चलिए आगे देखिए, अब अम्लीय प्रकृति के बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। देखिए बच्चों एल्केन, एल्कीन तथा एल्काइन निम्नलिखित क्रम में अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए बच्चों अगर हम एल्केन, एल्कीन तथा एल्काइन की अम्लीय प्रकृति की बात करें तो देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा अम्लीय प्रकृति किसकी होगी, एल्काइन की, उससे कम एल्कीन की और सबसे कम एल्केन की, ठीक है। और इसी तरीके से देखिए बच्चों एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जो एल्काइन है तो प्रत्येक एल्काइन का जो हाइड्रोजन होता है वो अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित नहीं करता है। और देखिए इसे हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं। देखिए ये हमें तीनों ही क्या दिए हुए हैं, एल्काइन दिए हुए हैं, तीनों ही एल्काइन दिए हुए हैं, ये भी एल्काइन, ये भी एल्काइन, ये भी एल्काइन। लेकिन अगर इन तीनों की अम्लीय प्रकृति के बारे में हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा अम्लीय प्रकृति ये प्रदर्शित करेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए इसमें कार्बन, जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है तो उन कार्बन से ही डायरेक्ट क्या जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। और हमने क्या पढ़ा था कि जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, ठीक है, इसमें क्या होता है, S गुण होता है, जिस कारण इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, यानी सबसे ज्यादा अम्लीय प्रकृति इसकी होगी। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो इस कार्बन और इस कार्बन को देखिए दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है लेकिन हाइड्रोजन केवल इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। देखिए बच्चों वापस समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए बच्चों वापस समझिए इस चीज को। भाई अगर हम इसकी बात करें एथाइन की तो इसमें देखिए इस कार्बन और इस कार्बन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और दोनों से ही हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, जबकि हमें पता है कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में क्या होता है, S गुण होता है, जिसके कारण विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा हो जाती है। जबकि हम इसकी बात करें तो इसमें देखिए कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है लेकिन इस कार्बन से ही केवल हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से मैथिल समूह जुड़ा हुआ है। और हमें पता है मैथिल समूह क्या
दिखाता है, प्लस आई इफेक्ट प्रदर्शित करता है, यानी इसकी तुलना में इसकी अम्लीय प्रकृति थोड़ी क्या होगी, कम होगी, यानी इसमें केवल एक ही हाइड्रोजन है जो अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करेगा। और इससे देखिए, इससे कम यानी इससे भी कम अगर हम लोग बात करें तो इस एल्काइन की अम्लीय प्रकृति होगी, क्योंकि देखिए इसमें दो मैथिल समूह जुड़े हुए हैं। और देखिए बच्चों, यहाँ कार्बन कार्बन से डायरेक्ट कोई भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ, इधर भी मैथिल समूह जुड़ा हुआ है, इधर भी मैथिल समूह जुड़ा हुआ है, और हमें पता है कि जो मैथिल समूह है वो प्लस आई प्रभाव प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इस उदाहरण से देखिए, इससे हमें क्या समझ में आया, इससे हमें समझ में आया कि एल्केन का प्रत्येक हाइड्रोजन अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब दूसरी अभिक्रिया देखिए, योगात्मक अभिक्रिया। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने अम्लीय प्रवृत्ति के बारे में पढ़ लिया, अब बात करेंगे योगात्मक अभिक्रिया के बारे में। देखिए, एल्काइन इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं जो निम्न प्रकार है। तो देखिए बच्चों, जो एल्काइन होते हैं वो कैसी अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। देखिए बच्चों, समझिए यहाँ पर होता क्या है इनकी अभिक्रिया में। देखिए बच्चों, ये कोई एल्काइन है, ठीक है, और हम लोग उदाहरण ले रहे हैं यहाँ पे एथाइन का, ये एल्काइन है। एल्काइन की अभिक्रिया हम करवा रहे हैं ए बी के साथ में, ठीक है, ये कोई स्पीशीज है ए बी, इसके साथ हम इनकी योगात्मक अभिक्रिया करवा रहे हैं, जिसपे ए पे प्लस और बी पे माइनस है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये जो हमारा जो एल्काइन है, ये एल्काइन इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। देखिए कैसे करता है भाई, ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ जाते हैं। भाई दो पाई बंध ना, तो एक पाई बंध के इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ जाते हैं। तो देखिए क्या बन गया, एच सी डबल बॉन्ड सी H, इस पे माइनस और इस पे आ गया प्लस। ठीक है, समझिए बच्चों किस तरीके से योगात्मक अभिक्रिया होती है। और अब यहाँ पे होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है वो सबसे पहले आक्रमण करता है, यानी जो A प्लस है, ये A प्लस इस कार्बन से जाके जुड़ जाता है। क्या बना, HC डबल बॉन्ड CHA। ठीक है, जुड़ गया इससे। देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, इससे A जुड़ गया, यानी सबसे पहले यहाँ पे कौन आक्रमण करता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही। इसीलिए इनकी योगात्मक अभिक्रिया को इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कहा जाता है। अब होगा क्या भाई, इस कार्बन पे प्लस है, भाई इस कार्बन पे तो प्लस आवेश है। अब ये जो B माइनस है, ये B माइनस इस कार्बन से आके जुड़ जाता है। ठीक है, यानी कुल मिलाकर हमें ये प्राप्त हुआ, C डबल बॉन्ड CH, यहाँ जुड़ गया A, यहाँ जुड़ गया B। यानी कहने का मतलब है कि हमारा एल्काइन बदल गया एल्कीन में, ये कोई प्रतिस्थापित एल्कीन बन गई, यानी एल्काइन से एल्कीन बन गई। ठीक है, और देखिए बच्चों, आगे ये जो एल्कीन है, ये एल्कीन फर्दर, यानी आगे ये एल्कीन फिर योगात्मक अभिक्रिया देती है और इस तरीके से एल्कीन बदल जाती है एल्केन में। यानी यहाँ पे दो बार योगात्मक अभिक्रिया होती है। तो सबसे पहले एल्काइन एल्कीन में बदलता है और फिर एल्कीन एल्केन में बदलती है। तो देखिए इसे हम उदाहरण से समझ लेते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, देखिए बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाई हाइड्रोजन का संयोजन, यानी डाई हाइड्रोजन का किस तरीके से योग होता है। देखिए, जब एल्काइन का अपचयन हाइड्रोजन के साथ प्लेटिनम या पैलेडियम या निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं तो पहले एल्कीन प्राप्त होती है। भाई सबसे पहले क्या प्राप्त होगी, एल्कीन, फिर यह एल्केन में बदल जाती है। मैंने अभी भी आपको समझाया ना कि एल्काइन पहले एल्कीन में बदलता है। भाई जैसे योगात्मक अभिक्रिया होगी एल्काइन पर, तो एल्काइन एल्कीन में और एल्कीन एल्केन में बदल जाती है। तो देखिए अभिक्रिया, देखिए बच्चों, ये क्या है, एथाइन है। एथाइन की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ करवा रहे हैं, प्लेटिनम पैलेडियम या निकेल, यानी कोई सा भी उत्प्रेरक हम काम में ले सकते हैं। क्या होगा, H2 का यहाँ पे योग होगा, जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे हाइड्रोजन का योग होगा और एथाइन एथीन में बदल गई। देखिए एथीन में बदल गई और कार्बन कार्बन के बीच में अब डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, जब दोबारा इसका हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं, यानी दोबारा हाइड्रोजन का योग करवाते हैं, तो अब क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है वो इन दोनों कार्बन पे आके जुड़ जाती है और अब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंध रह जाता है, यानी क्या बन गया, एथेन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो आया समझ में, एथाइन से बना एथीन, एथीन से बना एथेन। ठीक है, इसी तरीके से देखिए दूसरा उदाहरण देखिए बच्चों,
देखिए ये हमारा प्रोपाइन है बच्चों, ये प्रोपाइन है। प्रोपाइन की अभिक्रिया हम वही हाइड्रोजन के साथ करवा रहे हैं, प्लेटिनम, पैलेडियम या निकल, ठीक है, कोई सा भी उत्प्रेरक काम में ले सकते हैं। सबसे पहले इन दोनों कार्बन पे हाइड्रोजन का योग होगा, ठीक है। और देखिए प्रोपाइन से क्या बना, देखिए बच्चों प्रोपाइन से बन गया प्रोपीन, यानी जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड था ना वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में बदल गया है। और जब दोबारा हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं प्रोपीन बदल जाता है प्रोपेन में, यानी इन दोनों कार्बन पे भी हाइड्रोजन का योग हो जाता है। यानी कुल मिलाकर हमने क्या कहा कि जब एल्काइन की अभिक्रिया, देखिए जब एल्काइन का अपचयन किया जाता है या एल्काइन की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ करवाई जाती है निकेल, पैलेडियम या प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो हमें उत्पाद क्या प्राप्त होते हैं, एल्केन। तो देखिए एथाइन से प्राप्त हुआ एथेन, प्रोपाइन से प्राप्त हुआ प्रोपेन। क्लियर है यहाँ तक का? आगे देखिए दूसरा, देखिए हैलोजनों का योग। अब हम बात करेंगे हैलोजनों का योग कैसे होता है। देखिए एल्काइन हैलोजन से क्रिया कर टेट्राहेलो एल्केन बनाता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे भी 2 बार योगात्मक अभिक्रिया होगी। देखिए समझिए इस अभिक्रिया को, भाई जब एल्काइन हैलोजन से क्रिया करते हैं तो टेट्राहेलो एल्केन बनते हैं। देखिए ये प्रोपाइन है, ठीक है, हमें एल्काइन दिया हुआ है प्रोपाइन, इसकी अभिक्रिया Br2 के साथ, जो हैलोजन है Br2 इसके साथ करवा रहे हैं, क्या होगा, इन दोनों कार्बन पे, देखिए इन दोनों कार्बन पे योग होगा, ठीक है। यहाँ भी ब्रोमीन जुड़ गई, यहाँ भी ब्रोमीन जुड़ गई और दोनों कार्बन के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। भी जो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड था ये डबल बॉन्ड में बदल गया, यानी प्रोपाइन बदल गई 1,2 डाइब्रोमोप्रोपीन में। और देखिए ध्यान से देखिए ये कार्बन और ये कार्बन दोनों पे ब्रोमीन जुड़ गई, देखिए दोनों पे ब्रोमीन जुड़ गई और दोनों के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। क्लियर है? और अब देखिए वापस जब इसकी अभिक्रिया 1,2 डाइब्रोमोप्रोपीन की अभिक्रिया दोबारा ब्रोमीन के साथ करवाते हैं, समझिए बच्चों, इसकी अभिक्रिया दोबारा जब ब्रोमीन के साथ करवाते हैं तब इन दोनों कार्बन पे योगात्मक अभिक्रिया होगी, दोनों कार्बन पे ब्रोमीन जुड़ जाएगी और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बदल जाएगा। यानी अब हमें क्या प्राप्त हुआ, 1,1,2,2 टेट्राब्रोमोप्रोपेन। और देखिए यहाँ पर इस कार्बन और इस कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड और ये देखिए 4 क्या जुड़ गई इससे, ब्रोमीन। तो क्या बना, प्रोपाइन से 1,1,2,2 टेट्राब्रोमोप्रोपेन बना। ठीक है, आया समझ में ये योग आपको? चलिए आगे देखिए, इस अभिक्रिया में ब्रोमीन का लाल नारंगी रंग विरंजीकृत हो जाता है। देखिए बच्चों बहुत समझने वाला पॉइंट है कि इस अभिक्रिया में होता क्या है कि जो ब्रोमीन का लाल नारंगी रंग है वो विरंजीकृत हो जाता है, अतः इसका उपयोग असंतृप्तता के परीक्षण में किया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे, अब नेक्स्ट देखिए हाइड्रोजन हैलाइडों का योग। तो देखिए बच्चों अब हम बात करेंगे कि एल्काइन पे किस तरीके से हाइड्रोजन हैलाइडों का योग होता है। तो देखिए एल्काइन हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया कर डाइब्रोमो एल्केन बनाते हैं। देखिए तो समझिए यहाँ पर कि जो एल्काइन होते हैं वो हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, डाइब्रोमो एल्केन। और देखिए बच्चों यहाँ पे भी 2 बार योगात्मक अभिक्रिया संपन्न होती है, यानी ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है। और देखिए यहाँ पे ये कोई एल्काइन दी हुई है एथाइन, इसकी अभिक्रिया हम HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ करवा रहे हैं। क्या होगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पे HBr का योग होगा, यहाँ पे जुड़ जाएगी H, यहाँ Br, ठीक है, और ये बन गया ब्रोमोएथीन। क्या बन गया, ब्रोमोएथीन। और ब्रोमोएथीन की अभिक्रिया दोबारा HBr के साथ करवाएंगे, दोबारा यहाँ पे योग होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में बदल जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगी H, यहाँ जुड़ जाएगी Br, यानी ब्रोमोएथीन किस में बदल गई, 1,1 डाइब्रोमोएथेन में। देखिए क्या बन गया, 1,1 डाइब्रोमोएथेन। तो देखा आपने भाई एथाइन यानी जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड था वो पहले बदला एथीन में, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में, और एथीन बदल गई कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड यानी एथेन में। ठीक है, यानी कहने का मतलब है जब एथाइन की अभिक्रिया हमने HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ करवाई, सबसे पहले हमें ब्रोमोएथीन प्राप्त हुआ, और ब्रोमोएथीन की अभिक्रिया जब दोबारा हमने HBr के साथ करवाई हमें 1,1 डाइब्रोमोएथेन प्राप्त हुआ। क्लियर है? आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए जल का योग। देखिए बच्चों एल्काइन 333 केल्विन पर मर्क्यूरिक सल्फेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जल के एक अणु के साथ क्रिया कर
कार्बनिक यौगिक देते हैं। देखिए समझे यहाँ पर कि जो एल्काइन है वो जल के साथ जो योग करता है वो 333 केल्विन ताप पर करता है और यह अभिक्रिया मर्क्यूरिक सल्फेट और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में होती है। और देखिए बच्चों यहाँ पे क्या बनता है, कार्बनिक यौगिक। तो देखिए इस जल के योग को समझने की कोशिश करिए, किस तरीके से जल का योग होता है। तो देखिए ये एथाइन है, एथाइन की अभिक्रिया जल के साथ करवा रहे हैं 333 केल्विन पर मर्क्यूरिक सल्फेट और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो ये जो Hg2+ है ये तो प्राप्त हुआ मर्क्यूरिक सल्फेट से और H+ हमें प्राप्त हुआ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से। ठीक है, देखिए बच्चों योग होगा, भाई हमें पता है जल कैसे टूटता है, H+ का और OH- का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पे योग होगा, एक पे जुड़ जाएगा AH, एक पे जुड़ जाएगा OH। तो देखिए यहाँ पे क्या बन गया, ये बन गया डबल बॉन्ड, यानी अभी डबल बॉन्ड बन गया CH। ठीक है, देखिए समझिए यहाँ पर भाई इसकी अभिक्रिया, एथाइन की अभिक्रिया हम जल के साथ करवा रहे हैं, जल टूटता है H+ और OH-। तो क्या होगा, एक कार्बन पे जुड़ गया H और यहाँ जुड़ गया OH। ठीक है, यानी ये हमारा क्या बन गया, इनोल। देखिए बच्चों इनोल बन गया, भैया यही तो है, ये चीज ही तो है इनोल। ठीक है, ये इनोल समाव्यवन के द्वारा एथेनॉल में बदल जाता है। देखिए समझिए यहाँ पर किस तरीके से इसमें समाव्यवन होता है। देखिए बच्चों समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए इसे मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, इनोल को CH, ये H डबल बॉन्ड CHOH। ठीक है भाई, जो इनोल है इस इनोल को मैं खोल के इस तरीके से लिख सकती हूँ। अब देखिए समाव्यवन कैसे होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये H+ के रूप में बाहर निकलती है। ठीक है, तो जब ये बंध टूटेगा यानी ये बंध के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, भाई ये बंध टूटेगा ना, बंध ये H+ के रूप में निकलेगा, यानी इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा, ये खुद H+ के रूप में बाहर निकलेगा। तो क्या होगा, जो बंध के इलेक्ट्रॉन है वो इधर आगे शिफ्ट हो जाएंगे, पाई बंध बनाने में भाग लेंगे। तो ये जो पाई बंध के इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन पे आ जाएंगे। तो देखिए क्या बना, इस तरीके से HC, इस कार्बन पे माइनस आ गया, ये H। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पे देखिए इन कार्बन कार्बन के बीच में अब सिंगल बंध रह गया, सिंगल बंध CH और यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड O। देखो जो समझने की कोशिश करिए, यहाँ पर ये हाइड्रोजन H+ के रूप में निकलेगा, इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा। तो यानी ये हम ये कह सकते हैं कि OH के बीच में जो ये बंध है, बंध के इलेक्ट्रॉन इधर आगे शिफ्ट हो जाएंगे, यानी आगे पाई बंध बनाने में भाग लेंगे, यानी कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पाई बंध का निर्माण हो गया और ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ जाएंगे, यानी इस कार्बन पे आ गया माइनस आवेश। ठीक है, और ये H किस रूप में निकला, इधर देखिए मैं इधर लिख देती हूँ, ये H+ के रूप में निकला है। भाई ये टूट गया ना इनके बीच का बंध, अरे भाई इन दोनों के बीच का बंध टूट गया, ये H+ के रूप में बाहर निकला, ये H+ के रूप में बाहर निकल गया। और ये जो H+ है ये इस कार्बन से आके जुड़ जाएगा। देखिए समझे बच्चों, ये H+ इस कार्बन से आके जुड़ जाएगा और देखिए क्या बना, HCH, ये H+ यहाँ आके जुड़ गया तो यहाँ पे आ गया H और ये C डबल बॉन्ड OH, यानी क्या हुआ, जो हमारा इनोल था, इनोल बदल गया एथेनॉल में। ठीक है, ये एल्डिहाइड बन गया एथेनॉल। ठीक है, तो देखिए ना हमने अभिक्रिया, भाई हमने अभिक्रिया में क्या देखा था, भाई इनोल बनता है। देखिए अभिक्रिया में हमने क्या देखा था, देखिए बच्चों समझे, यहाँ पर हमने अभिक्रिया में देखा था कि इनोल बनता है जो समाव्यवन के द्वारा एथेनॉल में बदल जाता है। और मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरीके से ये क्रिया होती है, समाव्यवन किस तरीके से होता है। क्लियर है, तो ये जल के साथ अभिक्रिया आपको समझ में आई होगी। और देखिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, ये परीक्षा में पूछ ली जाती है। आगे देखिए, अब देखिए एक और उदाहरण देखिए, ये क्या है, प्रोपाइन है। प्रोपाइन की अभिक्रिया हम जल के साथ करवा रहे हैं, वही Hg2+ H+ की उपस्थिति में 333 केल्विन पर। सबसे पहले वही क्या बना, इनोल बना। देखिए बच्चों अभिक्रिया को समझिए, इस अभिक्रिया को भी। भाई सबसे पहले यहाँ पे इनोल बना, यानी इस पे तो जुड़ गया हाइड्रोजन, यहाँ जुड़ गया OH। ठीक है, भाई कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पे जल का योग होगा, जल वही H+ और OH-। तो इस कार्बन पे तो जुड़ जाएगा H+ और इस कार्बन पे जुड़ गया अपना क्या, OH-। ठीक है, ये इनोल बन गया और समाव्यवन के द्वारा ये इनोल किस में बदल जाएगा, प्रोपेनोन में। ठीक है बच्चों, आया समझ में। चलिए आगे देखिए, अब देखिए तीसरी प्रकार की अभिक्रिया देखिए, बहुलकीकरण। तो देखिए बच्चों अब हम जो हमारे एल्काइन है इनकी तीसरी प्रकार की अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, बहुलकीकरण के बारे में। देखिए
इसमें हम पढ़ेंगे चक्रीय बहुलकीकरण के बारे में। देखिए बच्चों, एल्काइन की वाष्प को 873 केल्विन पर रक्त तप्त लोहे की नलियों में से प्रवाहित करते हैं तो एसिटिलीन के 3 अणु संयोजित होकर बेंजीन या बेंजीन के व्युत्पन्न बनाते हैं। तो देखिए बच्चों, समझिए यहाँ पर यह भी बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, परीक्षा में पूछ ली जाती है। यानी यहाँ पे होता क्या है, चक्रीय बहुलकीकरण होता है और 873 केल्विन पर जब एल्काइन की वाष्प को रक्त तप्त लोहे की नलियों में से गुजारते हैं तो एल्काइन के 3 अणु, देखिए एसिटिलीन के 3 अणु, देखिए बच्चों एसिटिलीन की बात हो रही है यहाँ पे, यानी हम एथाइन के बारे में, यानी अगर हम एल्काइन में एथाइन की बात करें या एसिटिलीन की बात करें तो एसिटिलीन के 3 अणु संयोजित होकर बेंजीन या बेंजीन व्युत्पन्न बनाते हैं। तो देखिए समझिए यहाँ पर, देखिए बच्चों ये एसिटिलीन है, देखिए ये एसिटिलीन के 3 अणु हैं। देखिए बच्चों एसिटिलीन का एक अणु, ये दूसरा अणु, ये तीसरा अणु। देखिए एसिटिलीन का एक अणु, दूसरा अणु और ये तीसरा अणु, ठीक है, यानी एथाइन के 3 अणु है। भाई एसिटिलीन को हम एथाइन भी कहते हैं, तो ये हमारे एथाइन के 3 अणु है और इसे हम रक्त तप्त लोहे नलिका में से, यानी इनकी वाष्प को, जब हमारी एसिटिलीन की वाष्प को रक्त तप्त लोहे नलिका में से 873 केल्विन पे हम लोग प्रवाहित करते हैं तो देखिए बच्चों क्या होगा, इस तरीके से ये जो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो एक पाई बंद इधर बंद सिग्मा बंद बनाने में भाग लेगा, इसका एक बंद यहाँ भाग लेगा, यानी इनके बीच का एक ट्रिपल बॉन्ड में से पाई बंद इधर सिग्मा बंद बनाने में भाग लेगा। इसी तरीके से इन कार्बन कार्बन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड है उसमें से एक पाई बंद इधर सिग्मा बंद बनाने में भाग लेगा और इस तरीके से देखिए हमारे क्या हो गया, बेंजीन का, ये क्या बन गई, बेंजीन। देखिए बच्चों बेंजीन को हम दोनों में से किसी भी तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, ये भी बेंजीन है और ये भी बेंजीन। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एसिटिलीन के 3 अणु संयोजित होकर बेंजीन का क्या कर लिया उन्होंने, निर्माण। और देखिए बच्चों वापस समझ लीजिए किस तरीके से ये संयोजन होता है। देखिए मैं बना के वापस समझा रही हूँ आपको। देखिए देखिए बच्चों ये एसिटिलीन का एक अणु है, ठीक है, ये एसिटिलीन का दूसरा अणु है और ये एसिटिलीन का तीसरा अणु है, ठीक है। क्या होगा जब रक्त तप्त लोह नलिका में से इसे प्रवाहित करेंगे 873 केल्विन पर तो देखिए बच्चों क्या होगा, ये जो पाई बंद है यानी इस कार्बन और इस कार्बन दोनों के बीच में हमें पता है एक सिग्मा बंद है, 2 पाई बंद है, तो इनमें से एक पाई बंद, देखिए यहाँ से एक पाई बंद इधर सिग्मा बंद बनाने में भाग लेगा, इन दोनों के बीच में से एक पाई बंद इधर सिग्मा बंद बनाने में भाग लेगा और इन दोनों में से एक पाई बंद इधर सिग्मा बंद बनाने में भाग लेगा। तो देखिए ये अणु किस तरीके से चेंज हुआ, देखिए ये हो गया CH। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड रह गया, ये डबल बॉन्ड CH, इन दोनों के बीच में सिग्मा बंद का निर्माण हो गया CH, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड रह गया, ये डबल बॉन्ड CH, इसके और इसके इन दोनों कार्बन के बीच में सिग्मा बंद का निर्माण हो गया और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड रह गया, ठीक है, और इन दोनों कार्बन के बीच में सिग्मा बंद का निर्माण हो गया। ये हमारी क्या बन गई, बेंजीन। देखिए जो समझिए यहाँ पर भाई इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रह गया, इन दोनों के बीच में सिग्मा बंद बन गया, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड रह गया, इन दोनों के बीच में सिग्मा बंद का निर्माण हो गया, इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रह गया और इन दोनों के बीच में सिग्मा बंद का निर्माण हो गया। यानी इस तरीके से देखिए यहाँ पे बंद का निर्माण हो गया और इसे ही हम क्या बोलते हैं, बेंजीन। इसे हम क्या बोलते हैं, बेंजीन। देखिए बच्चों बेंजीन को हम इस तरीके से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, ये भी बेंजीन है और इसे हम इस तरीके से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। और देखिए इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं C6H6। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 6 ही कार्बन है और 6 ही इसमें क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, आया समझ में। तो देखिए बच्चों आज हम लोगों ने एल्काइन के बारे में पढ़ा। एल्काइन के बारे में जो भी हमने पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। साथ ही साथ इसके जो भौतिक गुणधर्म हैं, रासायनिक गुणधर्म हैं और जो यहाँ पे हमने एल्काइन की संरचना पढ़ी, यानी एल्काइन में जो हम लोगों ने एथाइन में संकरण पढ़ा, किस तरीके से अतिव्यापन होता है, संकरण होता है, ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होता है, ये जो हमने पढ़ा ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखिए बच्चों आप इन्हें पढ़िए, इनकी प्रैक्टिस करिए और अब आगे आने वाले वीडियो में हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।